दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई बातचीत को लेकर। दोस्तों, बिहार के चुनाव हो गए। काफ़ी गहमा गहमी के बाद भी एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 206 सीटें जीती। और रिकॉर्ड तो नहीं है, रिकॉर्ड तो इसके पहले शायद 2010 में बनाया था उन्होंने। लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा उनके पक्ष में परिणाम रहा। अ, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि ग्राउंड पे ऐसा लग नहीं रहा था। ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार को महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें और भी है। जैसे एसआईआर का मामला है, या 3 लाख वोट बढ़ जाने का मामला है, या और भी ऐसे कई मामले हैं जिनमें जैसे जैसे सिब्बल सिब्बल कह रहे हैं कि हरियाणा से रेल भर भर के वहां से भेजी, आने जाने का किराया भी सरकार ने या भाजपा पार्टी ने दिया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये इस तरह के परिणाम आए। ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बाद में विश्लेषक और इसकी पड़ताल करेंगे। लेकिन आज मैं किसी और विषय पर बात करना चाहता हूँ, और वो विषय है 8वां वेतन आयोग, जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के, खासतौर से केंद्रीय कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी वेजेस जो हर 10 साल में पे कमीशन लगता है, वो ही ये 8वां वेतन आयोग है। उससे उनकी वेतन बढ़ते हैं और सुविधाएं बढ़ती है। नई नई जो महंगाई वगैरह जो बढ़ जाती है, उसके हिसाब से रियल वेजेस तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसमें इजाफा होता है। तो ये इसलिए भी इस बार इम्पोर्टेंट है 8वां वेतन आयोग, कि 7वें वेतन आयोग के समय अरुण जेटली ने ये घोषणा कर दी थी कि अब 8वां वेतन आयोग हम लागू नहीं करेंगे, मतलब नहीं बनाएंगे। और उसका कोई और तरीका उन्होंने बताया था, लेकिन ये 8वां वेतन आयोग की घोषणा हुई है। घोषणा बहुत पहले हो गई थी, बजट गजट नोटिफिकेशन अभी हुआ है। ये आयोग सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में बना है। ये देसाई जो है पूर्व जज है। और इसके अंशकालिक सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष। घोष। और सदस्य सचिव हैं पंकज जैन, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव हैं। तो ये लोग तय करेंगे कि किस तरह से कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आज हम बात करेंगे शंकरलाल जी चौधरी, जो सरकार में वित्त विभाग में ही कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, या क्या कहना चाहिए उसको, एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे हैं। और अभी रिटायर्ड होने के बाद आपने एमएल सीपीआई एमएल के सचिव हैं राजस्थान के। तो आपको पूरी इस बात की जानकारी है कि कैसे बढ़ते हैं ये वेजेस कैसे बढ़ते हैं। और फिटमेंट टर्म है 2.86 ऐसा बताया गया है। तो इसका क्या मतलब है, इससे जो बेसिक सैलरी बढ़ेगी, या इससे गुणा करके जो बेसिक सैलरी बढ़ाएंगे वो बढ़े, वो जो होगी उसमें क्या डीए जुड़ा हुआ होगा, या डीए और जोड़ा जाएगा, या और कोई नई तरीका होगा। खास तो जो अधिकारियों के जो खर्चे हैं, मतलब जो वेतन बढ़ता है उसकी तो खैर कोई अपेक्षा ही नहीं है। बहुत इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि मिनिमम वेज कितना बढ़ेगा। पिछली बार भी 24,000 रुपये, 26,000। 26,000 रुपये प्रति माह मांगा था, लेकिन 18,000 ही दिया शायद। और वो भी नहीं मिलता है लोगों को, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि मिनिमम वेज कितना बढ़ता है, और मजदूरों को इसमें क्या फैसिलिटी मिलती है। तो मैं चौधरी साहब से ये अपील करूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस आयोग का क्या मतलब है, क्या इससे कर्मचारियों को, अधिकारियों को फायदा होगा, और पूरे
अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, मित्रों और परिजनों को बताएं, और उनसे ये भी निवेदन करें कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम बहुत गंभीर बातें करते हैं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर, नमस्कार। और आपका आभार भी कि आप हमारे आह्वान पे या बुलाने पर आप आ जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो 8वां वेतन आयोग जो घोषणा हुई है उसकी, ये एक तो ये कब तक हो जाएगा, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह कब तक आ जाएगी, और इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और ओवरऑल इकोनॉमी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, धन्यवाद हिम्मत जी। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला उठाया है। ये जहाँ तक 8वें पे कमीशन का सवाल है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित रही हैं, और भ्रांतियां एक तो खास तौर से जैसे आपने कह ही दिया कि 7th पे कमीशन के समय अरुण जेटली जी, जो तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात कही, या ये सेंस लिया गया, मुझे ठीक से याद नहीं, वो बात उन्होंने कही कि वो आगे और कोई वेतन आयोग नहीं लाएंगे। लेकिन जरूर एक कंफ्यूजन रहा है पूरे दौर में कि ये पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए लास्ट पे कमीशन है। ये केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों में भी, राज्य सरकार के कर्मचारियों में भी, और पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग के कर्मचारियों में भी थी। उसको लेके दो हिस्से बंटे हुए थे एक तरीके से। जो प्रो गवर्नमेंट थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन भ्रम फैलाने की भी जो बात आई, वो असल में तो देखा जाए तो उनके अपने जो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसी से आई। तो एक तो ये कि ये जो भ्रम है ये क्यों फैला, मतलब ये होता है कि 10 साल के बाद में ट्रेडिशन हमारे यहाँ ये 8वां पे आयोग है, पे कमीशन है। तो उसके पहले 7 पे कमीशन हो चुके हैं, और 7 पे कमीशन में समय रहते उनका गठन होता रहा है। ये पहली बार है कि मतलब वो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, और 1 जनवरी 2026 आने में मुश्किल से 3-4 महीने बचे हैं। और ये जो पे कमीशन का औपचारिक तौर पे जो गठन जो किया है वो 28 अक्टूबर को हुआ है। तो 28 अक्टूबर से 28 नवंबर, 28 दिसंबर, मतलब 2 महीने पहले। और फिर दूसरी बात यह है कि उसको 18 महीने का समय दिया गया है कि वो 18 महीने के समय में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और ये भी कहा गया है कि वो चाहें तो बीच में वो जो अंतरिम प्रतिवेदन है अपना वो भी सौंप सकते हैं। लेकिन अंतरिम प्रतिवेदन सौंपने का कोई मतलब नहीं है। ये अगेन केवल 18 महीने के समय को जस्टिफाई करने के लिए कि वो जरूरी हुआ तो बीच में भी वो कोई रिपोर्ट दे सकेंगे, ऐसा करके इसमें ये क्लोज डाला गया। तो एक तो ये कि अब ये पे कमीशन बन गया है। अब दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि फिटमेंट बेनिफिट, मेनली उसमें यही देखा जाता है। असल में तो पे कमीशन लाया इसलिए जाता है, डियरनेस अलाउंस तो पार्शियली कंपेंसेट करता है। जो कॉस्ट ऑफ लाइफ है उसको पार्शियली, महंगाई को बीट करने के लिए डियरनेस अलाउंस का एक प्रावधान है। और वो जो होलसेल इंडेक्स में जितना इंक्रीज होता है उसको, उसका जो पैरामीटर है उसको नापते हुए साल में 2 बार महंगाई में जो वृद्धि होती है उसके हिसाब से जो सरकार का फार्मूला बना हुआ है वो जनवरी और जुलाई में 2 बार घोषित कर देते हैं। पिछले समय 6 महीने में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई और उसके हिसाब से उनको डियरनेस अलाउंस मिल जाता है। लेकिन ये पार्शियल कंपेंसेशन है, और दूसरे जीवन को संचालित करने में, परिवार को चलाने में दूसरे और बहुत सारे खर्चे हैं जो इसके अलावा हैं, तो उनको कैसे कंपेंसेट किया जाए। और इसीलिए जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो फार्मूला है मजदूर और एम्प्लॉयर के बीच में, राज्य और कर्मचारी संघों के बीच में, वो ये है कि भाई हर 10 साल पे एक बार स्टॉक टेकिंग होगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया है
उसके हिसाब से डीए को शामिल करते हैं और जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना इंक्रीज हो गया है उसके हिसाब से रिव्यू कर दिया जाएगा और नए सिरे से फिर उसको बेसिक मानते हुए एक फिटमेंट होगा एक स्टेज पे अलग अलग स्तर के कर्मचारियों के लिए, और फिर उस पर कितना डियरनेस, जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से फिर आगे उस पर डियरनेस अलाउंस अलाउ किया जाता है। तो एक बात तो यह कि अभी जो भी इस बारे में सूचनाएं आ रही हैं वो अनौपचारिक सूचनाएं हैं, कोई अधिकृत सूचनाएं नहीं है, किसी तरह का कोई एक भी प्रेस रिलीज जो पे कमीशन आया उसकी तरह से या सरकार की तरफ से किसी तरह का क्या फिटमेंट होगा। तो ये जो 2.83 की बात या 2.3 की बात, जितनी बातें की जा रही हैं ये अनऑफिशियल है और इनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि अभी तो गठन हुआ है और इसका कोई स्टेक टेकिंग उस पर हुआ नहीं है। और सरकार ने, आश्चर्य की बात यह है कि पे कमीशन को जो रेफरेंस पॉइंट दिए हैं उसमें पहला पॉइंट यह है कि देश के आर्थिक हालात क्या है। तो एक तरीके से एक राइडर ये दिखाता है कि जो कुछ मिलेगा वो देश के आर्थिक हालात के हिसाब से ही मिलेगा। अगर आर्थिक हालात ठीक नहीं मानेंगे या अगर, और दूसरा ये कि उसमें वेतन को छोड़कर मतलब प्लानिंग के लिए, आर्थिक विकास के लिए कितना पैसा उपलब्ध रहेगा। तो अगर वो तो सारी चीजें देखनी है तो आज के हिसाब से भी उधार लेके ही विकास किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल बजट जो बनता है वो तो डेफिसिट का बजट है। तो उसमें जितना डेफिसिट पे, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद में इतना पैसा बचता नहीं है कि उसमें किसी तरह का विकास हो सके। और इसलिए उत्तरोत्तर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक साल दर साल जो जीडीपी के रेशियो के संदर्भ में और इवन ग्रोस टर्म्स में भी जो उधार है सरकार पर, केंद्र सरकार पे और राज्य सरकारों पे, वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। मोदी सरकार जब आई थी तो 55 लाख करोड़ का कर्ज था केंद्र सरकार पे, और अब कहते हैं कि वो 175 लाख करोड़ के आसपास ऑफिशियली, वैसे तो लोग कह रहे हैं कि ये करीब करीब 2,30,000 करोड़ के आसपास हो गया है, लेकिन 230 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, लेकिन ऑफिशियली यही माना जा रहा है कि अभी 175 लाख करोड़ के आसपास कर्ज का बोझ केंद्र सरकार पे है। तो एक तरीके से देने के पहले ये कह दिया गया है कि ध्यान से देखना, हमारी भी हालत ठीक नहीं है, और इन हालात को देखते हुए ही आपको उदारता दिखानी है, ज्यादा उदारता, या कर्मचारियों की वास्तविक नीड्स क्या है, कॉस्ट ऑफ लाइफ कितना बढ़ गया है, वो सारा नहीं कंपेंसेट किया जाएगा। ये इससे प्रतिध्वनित एक तरीके से होता है। तो एक बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना बढ़ेगा, फिटमेंट बेनिफिट क्या होगा, ये तो फाइनली जब पे कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा तभी पता चलेगा। लेकिन पिछली बार न्यूनतम वेज जो था वो कर्मचारियों की मांग ये थी कि 26,000 होना चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा वो 18,000 पे फिट हुआ। और इस बार अभी जो अनौपचारिक तौर पे कर्मचारियों की तरफ से और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और सरकार के भी सूत्रों की ओर से जो बातें आ रही हैं, जो शायद सरकार के प्रति सदाशयता का माहौल बनाए रखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये 46,000 से लेकर 51,000 के बीच में कहीं होना चाहिए न्यूनतम वेतन। और जो ओवरऑल बेनिफिट है वो जो पिछली बार 2.57 था उससे ज्यादा ही कुछ होना चाहिए, ये अपेक्षा है कर्मचारी संगठनों की। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो सामने जो कंडीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उससे और उसके साथ में जो शर्तें लगा दी गई हैं एक तरीके से कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, उसको मुझे देखते हुए लगता है कि ये उतना बेनिफिट शायद देना नहीं चाहेंगे। अब एक बात मैं इसमें और कहना चाहूंगा कि सरकार या बीजेपी की अर्थनीति, जिस तरह की लिबरल या दक्षिणपंथी आर्थिक नीतियां इनकी हैं, वो जिसको हम कह रहे हैं दुनिया भर में वो एक तरीके से हायर एंड फायर की तरफ बढ़ाने वाली हैं, उसमें ये फिटमेंट के लिए क्यों बाध्य हुए हैं। तो इसका एक बड़ा कारण ये है, ये जो पे कमीशन का एक बड़ा कारण ये है कि पिछले 2-3 कमीशंस का जो अनुभव रहा देने के बाद में, वो ये रहा कि ये पैसा जो कर्मचारियों के पास आता है वो एकदम से बाजार में आता है, और बाजार में जो थोड़ा सुस्ती आई होती है या मंदी आई हुई होती है वो उससे टूटती है। तो एक तरीके से सरकार को ये केवल बोझ नहीं है,
एक तरीके से वो सरकार को अर्थव्यवस्था में सुस्ती तोड़ने का एक उपाय भी है। और इसलिए संभवतः मेरा ये मानना है कि ये फैक्टर काफी प्रभावी रहा है कि एक तो बीजेपी भले स्थिर हो गई है, लेकिन कर्मचारियों पर अभी भी भरोसा उतना नहीं है उनका कि कहीं बड़ा विद्रोह नहीं खड़ा हो जाए इसको डिले करने से, या नहीं देने की आवाज आने से, या कोई दूसरा उपाय करने से। क्योंकि अभी कर्मचारियों का ये एक, और बीजेपी के समर्थक भी बड़े पैमाने पे कर्मचारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कर्मचारियों का जो एक अगर सामाजिक आधार देखा जाए कि किस आधार से कितने हैं, तो जो हमारा सवर्ण वर्ग है उसी से ज्यादा कर्मचारी अभी, अगर डिफेंस और कुछ दूसरी तरह की सेवाओं को छोड़ दें तो जो हमारा सवर्ण मध्यम वर्ग है उससे ही है ज्यादा कर्मचारी। और वो अगर उनका भरोसा बीजेपी से टूट जाए तो फिर एक राजनीतिक संकट भी खड़ा हो सकता है। तो मुझे लगता है इसलिए एक तरीके की इस समय, और चूंकि बिहार में चुनाव हो रहा था तो एक बिहार में भी काफी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी भी हैं बिहार से, और बिहार के अपने कर्मचारी भी हैं, तो उनको भी एक संदेश देना था कि भाई जैसा अफवाहें हैं वैसी बात नहीं है, हम भी कर्मचारियों के लिए देख रहे हैं और कर्मचारियों को हितों की हम सुरक्षा रखेंगे। ये अभी हाल ही में इसका कारण है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तो 18 महीने हैं, और 18 महीने में अंतरिम रिपोर्ट देने का भी प्रावधान रखा गया है। तो जो कर्मचारी संगठन है जो प्रो बीजेपी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि मजबूरी में लिया गया निर्णय है, देना तो इनको पड़ेगा ही, लेकिन कब कब किस राज्य में ये अंततः 27 तक ले जाएंगे, और अगली जो केंद्र सरकार जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसके आसपास तक इसको खींच के ले जाएंगे, ताकि उस वक्त कर्मचारी वर्ग जो लगभग, मतलब अगर उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के डिफेंस और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के सारे कर्मचारी को मिला लिया जाए, तो अभी भी 2-2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास कर्मचारी हैं कुल। तो वो 2-2.5 करोड़ कर्मचारियों का जो कि एक तरह से संगठित वर्ग है, उसको मतलब वो खुश रखना चाहेंगे, उस वक्त उनके लिए एक खुशी को पैदा करके रखना चाहेंगे, इसलिए जितना लंबा उसको वो खींच सकते हैं खींचेंगे। तो संक्षेप में तो चूंकि अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, मुझे लगता है इतनी बात उसके संबंध में कही जा सकती है। सर इसमें एक झगड़ा और ये है कि पेंशनर्स का क्या होगा, क्योंकि ये न्यू पेंशनर स्कीम और ओपीएस और ये सारा झगड़ा तो पहले ही चल रहा है, फिर इसकी गणना ये जो आयोग है वो कैसे करेगा? देखिए, एक चीज तो ये बहुत स्पष्ट है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी, कि जो न्यू पे कमीशन के लोग हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम के जो लोग हैं, जो उन 2004 के उसके बाद के, उनमें से जो पेंशनर्स हो गए हैं उन पे तो ये बिल्कुल लागू नहीं होगा। और जो ओल्ड पेंशन के जो लोग हैं उनके बारे में भी ये अफवाह थी कि ये पेंशनर्स को उससे बाहर रखा जाएगा। बजट जब पेश किया गया उस दौर में भी ये बात चली गई, क्योंकि उसका वहां रेफरेंस नहीं था, इसलिए कर्मचारियों में बात खुसर फुसर हुई। ये एक तरीके से बात चली कि, और ये बात जब सरकार तक पहुंची और सरकार को लगा कि खाली चुप रहने से मामला नहीं चलेगा और ये एक बड़ा मामला बन सकता है सरकार के खिलाफ, इसलिए निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि हमने ऐसा नहीं कहा है कि ये पेंशनर्स पे लागू नहीं होगा। अभी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें भी ये दिया हुआ है कि ये जो पुराने पेंशनर्स हैं उस पर कितना खर्चा आएगा उनके उसके संदर्भ में, उसको भी ध्यान में रखा जाना, इसको भी कमीशन ध्यान में रखेगा। और वहां से एक क्लू मिलता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो पेंशनर्स हैं उनको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन कितना बेनिफिट मिलेगा, फिटमेंट वगैरह में तो आएंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन उन पे होगा, किस तरह का होगा, ये अभी कोई खुलासा उसमें नहीं हुआ है। लेकिन न्यू पे स्कीम के एनपीएस के जो रिटायरीज हैं, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ते जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में और केंद्र सरकार में, उनको इससे जरूर बाहर रखा गया, ये तो इतना स्पष्ट है। और इस तरह से देखा जाए तो पेंशनर्स के दो टुकड़े कर दिए गए, एक लाभार्थी होंगे, दूसरे लाभार्थी नहीं होंगे। टुकड़ा करने में तो माहिर है। तो ये सारी बात थी दोस्तों। अभी बहुत सारी चीज़ें आएगी, अभी पता नहीं क्या क्या होगा। हम अवेयर हैं इस मामले में और लगातार बात करते रहेंगे। लेकिन मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि ये जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ट्रेड यूनियन के, इनसे भी कोई चर्चा हुई है इसमें या अब होगी? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना पब्लिक स्पेस में, मीडिया में कहीं आई नहीं है कि
ये प्रैक्टिस रही है कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के जितने भी महासंघ हैं उनके संयुक्त महासंघ से या सबके अलग अलग प्रतिनिधियों से उस पर चर्चा करके फाइनल करने के पहले उससे ये चर्चा करते हैं। और चूंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं तो इसलिए चर्चा करना तो बनता ही है निश्चित रूप से, उसके बिना तो मुझे लगता है उसकी स्वीकृति भी नहीं होगी। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है कि किसी भी संगठन से, चाहे वो बीजेपी के निकट के उनके अपने आइडियोलॉजी के संगठन हो या कोई दूसरे संगठन हो, अभी तक इसके बारे में कोई भी सूचना पब्लिक स्पेस में नहीं आई। ये तो मेरे ख्याल से अभी तक मैं भी सुन रहा था उनको, श्री गोपाल का एक इंटरव्यू कोई आ रहा था, श्री कृष्ण गोपाल जो हैं रेलवे के लीडर हैं शायद वो, और महासंघ में भी मतलब इनके कर्मचारियों के नेता भी हैं। वो भी इस तरह की बात कर रहे थे कि अभी तक हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई है, और जब बातचीत होगी और हम अपना वो देंगे ज्ञापन वगैरह, तब इस पे देखा जाएगा कि क्या होता है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये है सारी बातचीत। जैसे भी जो जो सुधार होंगे या जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मामला, हम आपके सामने ये सारी चीज़ें, सारी जानकारियां आपके सामने रखेंगे। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका चौधरी साहब बहुत बहुत आभार कि आपने सारी बातें जो है हमारे दर्शकों को खुल करके बताई, और उनके भी ये समझ में आया होगा कि एक और बात, ये जो आयोग है ये तो स्टेट्स में भी लागू होगा फिर जी। तो वो भी मतलब वो तो फिर उसके हिसाब से उस केंद्रीय आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में राज्य जो है, राज्य कर्मचारियों के साथ, उनका कर्मचारी संघों के साथ राज्य सरकारों के समझौता है, एग्रीमेंट होगा कि उस एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के आधार पे उसी के अनुरूप राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए और अपने पब्लिक अंडरटेकिंग के जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं उनके कर्मचारियों के लिए वो भी अपनी कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी रिपोर्ट देगी। वो लगभग उसकी नकल ही होती है और उसको लागू करने में भी फर्दर 6-8 महीने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे राजस्थान के जो मजदूर हैं और उनकी जो मिनिमम वेज है वो उसमें और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिमम वेज में तो बहुत डिफरेंस है। देखिए बहुत अंतर है, लंबा डिफरेंस है। दूसरी बात यह है कि अगर आप उस सेंस में मजदूर कह रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल मजदूर है या कैजुअल मजदूर हैं, वो तो सरकार में बिल्कुल उसको तो माना ही नहीं गया है ना। और सरकार में तो मजदूर भर्ती करने का तरीका भी दूसरा, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट का कर दिया है, हायरिंग ऑफ सर्विसेज थ्रू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर कर दिया है। तो वो तो मुद्दा ही खत्म कर दिया उन्होंने एक तरीके से। मिनिमम वेजेस का न केंद्र सरकार के लिए न राज्य सरकार के लिए किसी तरह का कोई मायना नहीं हुआ। दूसरी बात है, अगर मजदूर यूनियनों के उसके संदर्भ में भी बात करें तो वो जो न्यूनतम मजदूरी का जो कानून था वो ये 4 मजदूर संहिताएं सामने आने के, लेबर संहिताएं सामने आने के पहले, इनको पास करने के पहले जो कानून बना हुआ था, न्यूनतम मजदूरी कानून, उसका उल्लंघन जो था वो दंडनीय अपराध था, उसको तो समाप्ति कर दिया गया है। तो इसकी जो क्रिमिनलिटी थी, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, वो तो समाप्त कर दी गई है, इसलिए उसका कोई मतलब रहा नहीं एक तरीके से। अच्छा, ये तो जबरदस्त शोषण का एक आधार दे दिया इन्होंने। बिल्कुल, मर्जी हो जो करो। देखिए मजदूर संहिताएं मजदूरों के नाम पे मखमली नाम में लपेट के बेची गई हैं, लाई गई हैं, लेकिन असल में ये मजदूर वर्ग के गुलामी के नए दस्तावेज हैं। अगर संक्षेप में एक शब्द में, वाक्यांश में इसको बोला जाए तो ये मजदूर वर्ग के गुलामी के दस्तावेज लाए हैं जो मालिकों की सेवा में, पूंजी की सेवा में लगाए गए। तो दोस्तों, जो भी मजदूरों के समर्थक हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो संहिताएं आई है अभी लागू तो नहीं हुई है शायद, ये नहीं लागू नहीं हुई, लेकिन हाँ ये संहिताएं जब भी लागू होगी मजदूर एक तरह से गुलाम हो जाएगा। तो ठीक है, चलो ये इसी पॉइंट पे हम इसको समाप्त करते हैं, फिर आगे किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे।